हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अनअकैडमी में स्वागत है। सर्विस डॉक्टर मनोज अग्रवाल। और जैसा कि आज हमें बजट के ऊपर हमें दोबारा से फिर से कंटिन्यू करना है, तो आज हम बजट के बारे में, उसके प्रकार हैं और बाकी चीज़ें इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं अनअकैडमी के बारे में बता दूं आपको। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है। और माई सेल्फ इज डॉक्टर मनोज अग्रवाल। आई एम फैकल्टी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड एथिक्स, and having 11 year plus teaching experience and a CS interview faced and writer of many competitive books. और मेरा अनअकैडमी पे टेलीग्राम चैनल है, unacademy@मनोज कुमार या _मनोज कुमार। ठीक है, आप इसमें मेरे से जुड़ें, सब्सक्राइब करें चैनल्स को। अनअकैडमी में आपको जुड़ने से फायदा ये होगा कि अनअकैडमी आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसमें अपने टीचर्स के साथ आप एंगेज हो सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं और आंसर पोल भी यहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं। यहाँ पे पूरे सिलेबस को स्ट्रक्चर्ड किया गया है लेकर के, जिसमें आपकी पूरी जनरल स्टडीज हो चाहे ऑप्शनल पेपर हो, सारा आपको सिस्टमेटिक होगा। और यहाँ पे लाइव टेस्टेड क्विजेज होते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को और प्रिपरेशंस को एवेलुएट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको अनलिमिटेड, यानी कि एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, जिसमें रिकॉर्डेड के साथ साथ लाइव क्लासेस भी। ठीक है। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और लर्निंग ऐप आपका गूगल प्ले पे और ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक। अनअकैडमी में आपको टॉप 100 एजुकेटर्स मिलेंगे, जिनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। और अनअकैडमी में आप यूपीएससी सीएससी में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 15,000 प्लस कोर्सेज यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। आप सब्सक्राइब करें इसको लेकर के। और अनअकैडमी आपको सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है, दो ऑप्शन देता है, एक प्लस और दूसरा आइकॉनिक। प्लस में आपकी लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज रहेगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस होगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा, जिसमें आप मेरे प्रोमो कोड MANOJ का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सारे स्लॉट पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे यहाँ 1 मंथ का 9,000 है तो यहाँ पे 8100 होगा। यहाँ 3 मंथ्स का 22,500 है तो यहाँ 2250 होगा। यहाँ पे 3 मंथ का 40,500 है तो 36, ठीक है, 450 होगा। तो यहाँ 1 ईयर का 49,500 है तो यहाँ 44,500 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 2 इयर्स का 72 है तो 64,800, और 90,000 आपका 3 इयर्स का तो यहाँ पे 81 हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड कोर्स हमारा आइकॉनिक है। आइकॉनिक में आपकी प्लस जैसे प्लस की 4 विशेषताएं हैं, इसके साथ साथ आपको पर्सनल कोच, डेली मेंस आंसर, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक मिलेगा, जिसमें आपको 12 मंथ में यानी 1 ईयर्स के लिए, यानी जितने भी कोर्सेज हैं आप मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ भी आपको, ठीक है, 10% डिस्काउंट मिलेगा MANOJ के नाम से। जिसमें 1 ईयर का 69,500 है तो 62,550 हो जाएगा आपका। ठीक है। वहीं इसमें 2 इयर्स का 1,07,000 है तो यहाँ पे 96,300 हो जाएगा। और वहीं आपका 3 इयर्स का इसमें जो फी स्ट्रक्चर है लेकर के, ठीक है, तो वो आपका, ठीक है, 141 से 126,900 हो जाएगा। तो ये तो थी। इसी प्रकार से आप ऑप्शनल में जाएं, यहाँ भी मेरा, मैं सुबह 11:30 बजे 11:30 पे मेरी ऑप्शनल की क्लास चलती है लेकर के, जिसमें मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाता हूँ। आप मेरे से उसमें जुड़ सकते हैं, और वहाँ भी आप मेरी प्राइवेट की क्लास लेंगे तो यहाँ पे भी सेम डिस्काउंट यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। और मेरी सभी विद्यार्थियों को ये, ठीक है, सलाह है कि आप जब भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जाएं, तो यूपीएससी आप जानते हो कि लंबा समय लगता है इसकी प्रिपरेशन में, तो इसलिए आप जो भी तैयारी करें आप, ठीक है, आप कम से कम 1 ईयर्स का, ठीक है, या 2 ईयर्स, 2 और 3 ईयर्स के कोर्स में आप सब्सक्रिप्शन लें, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को सही प्रकार से समझ पाएंगे। मेरा मानना है कम से कम आपको 1.5 से 2 साल तो यूपीएससी तैयारी में लगता ही लगता है। आज हम बजट में आगे बढ़ते हुए, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि बजट क्या होता है, कि हमने कहा था कि बजट, जब बजट की बात की जाती है तो बजट एक क्या है, कि एक ऐसा अकाउंट, यानी कि बजट एक वित्तीय वर्ष में, हम सरकारी बजट पढ़ रहे हैं क्योंकि सरकार के बारे में बात करेंगे, तो बजट क्या है, कि बजट एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित, यानी अनुमानित यानी एस्टिमेटेड, आपको नहीं पता है अगले साल कितना आप खर्चा करेंगे, एक अनुमान ही लगा सकते हैं। अनुमानित आय और साथ में व्यय, एक यानी बजट एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित आय और व्यय का वित्तीय लेखा जोखा है। क्या है लेकर के, वित्तीय
लेखा जोखा होता है। लेखा जोखा बोलते हैं, यानी कि अकाउंट है लेकिन प्रकार से। ठीक है, तो इसे हम बजट कहते हैं। बजट के में अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं अपनी क्लास में। बजट हमने बताया आपको जैसे, तो बजट के बारे में जो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लिखे, ये मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप मेरे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद मैंने बजट के प्रिंसिपल्स भी बताए थे कि बजट किन की चीजों पर आधारित होता है। इसके अलावा मैंने फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं, यानी वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है, और भारत में वित्तीय वर्ष का किस प्रकार से विकास हुआ, ये भी मैंने चर्चा की आपकी क्लास में। तो आप इन सभी चैप्टर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरा पहला वाला वीडियो, ठीक है, इसमें, ठीक है, आपका 9 दिसंबर, ठीक है, आपका वीडियो होगा, आप उसमें जाएं और उसको देखें लेके इसके साथ साथ, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बजट, यानी बजट के प्रमुख प्रकार की हम चर्चा करेंगे यहाँ पे, और देखेंगे बजट के कितने प्रकार होते हैं और बजट में क्या क्या सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बजट के प्रकार में, और एक एक प्रकार को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे लेकर के। तो सबसे पहला हमारा प्रकार है पारंपरिक बजट, यानी इसे इंग्लिश में कहा जाता है लाइन आइटम बजट। क्या बोलते हैं इसको, लाइन आइटम बजट। आपको बता दूं, विश्व में, आपको जान के, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, विश्व में जो बजटीय सिस्टम है, यानी बजट व्यवस्था का, आप कह सकते हैं बजट व्यवस्था है, या आपकी लेखांकन व्यवस्था है, यानी अकाउंटिंग सिस्टम है। इस सब को विकसित करने का श्रेय जिस देश को दिया जाता है, उस देश का नाम है ब्रिटेन। क्या नाम है, ब्रिटेन। ब्रिटेन विश्व का पहला देश है जिसने सबसे पहले बजट व्यवस्था का और लेखांकन लेखांकन प्रणाली का विकास किया। ठीक है, लेखांकन व्यवस्था, लेखांकन और लेख, ठीक है, यानी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों ही चीजें ले ध्यान रखना। अकाउंटिंग होगा तो ऑब्वियस है वहां ऑडिटिंग का भी, ठीक है, विकास हो जाएगा। ये सभी चीजों का विकास कहाँ हुआ है लेकर के, ब्रिटेन में हुआ है। तो ब्रिटेन एक बड़ा महत्वपूर्ण देश है। और ध्यान रखें, हम ब्रिटेन की हम उपनिवेश रहा था भारत, क्या रहा था भारत, उपनिवेश रहा था। तो हमारे देश में सबसे पहले जो बजट, ठीक है, बजट को लाने का श्रेय जाता है, वो 1860 में भारत में पहली बार बजट को प्रस्तुत किया गया, जब ब्रिटिश सरकार के अधीन हम शासित थे। उस समय भारत में रॉबर्ट वॉलपोल ने, ठीक है, इंडिया में लेके आए थे, लेकर के उन्होंने प्रस्तुत किया। तो 1860 से भारत में आधुनिक बजटीय प्रणाली की शुरुआत हुई, और जिसे बाद में 1919 के एक्ट में क्या किया गया, यहाँ पे प्रांतों की बजट भी आगे से आगे लेकर के प्रांतों का भी अलग से बजट बनाया गया। और आपको बता दूं इसके अलावा, ठीक है, क्योंकि 1919 के अधिनियम में द्वैत सरकार की स्थापना की गई थी, तो आप इस इतिहास में भी पढ़ेंगे, यहाँ से प्रांतीय बजट की भी शुरुआत। तो सबसे पहले क्या है, परंपरागत बजट वह बजट है जो सबसे पहला रूप है बजट का, सबसे पहला रूप है, सबसे पहला रूप है ये लेकर के, यानी कि इससे पहले कोई और नहीं था, सबसे पहला रूप बजट का यही है लेकर के, कौन सा, परंपरागत यानी पारंपरिक। यह बजट का प्रारंभिक रूप है मैंने बताया, और इसका विकास 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ। और कहाँ हुआ, मैंने आपको बताया, ब्रिटेन में विकास हुआ इसका लेकर के, ध्यान रखें। ये सबसे पहले ब्रिटेन में विकास होगा, उद्भव ब्रिटेन में होगा, लेकिन विकास अमेरिका में होगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, प्रश्न आपसे आप पूछा जा सकता है कि उद्भव कहाँ होगा, ब्रिटेन में होगा, लेकिन विकास कहाँ होगा, विकास आपका होगा कहाँ, ये होगा अमेरिका। सबसे ज्यादा वैज्ञानिक बजट के प्रकार हैं, वो जो आएंगे लेकर के, वो अमेरिका से आएंगे। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ये क्या होता है, कि देखो, इसमें व्यय की प्रत्येक मद, मद मतलब आइटम, को पंक्तिवार, पंक्ति मतलब लाइन, यानी कि जैसे मान के चलिए, पहले पढ़ लेते हैं फिर हम समझाऊंगा मैं आपको अलग से एग्जांपल देके, कि इसमें व्यय की प्रत्येक मद को पंक्तिवार लिखा जाता है, पंक्तिवार लिखा जाता है। और इसमें यह देखा जाता है कि जिस मद पर खर्च की अनुमति प्राप्त हुई है, वह उसी पर व्यय हो। यानी कि जैसे आप देखते होंगे, भारतीय संसद के द्वारा, संसद में कार्यपालिका के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है, और उस बजट में सरकार को यह बताया जाता है, सरकार अनुदान की मांगें प्रस्तुत करती है, और अनुदान की मांगों में सारी चीजें हेड वाइज, आइटम वाइज लिखी होती है कि हम किस चीज के खर्च के लिए अनुमति मांग रहे हैं, और जिसमें क्या होता है उसे लाइन वाइज, पंक्ति वार लिखा जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि जिस मद पर खर्च की अनुमति प्राप्त हुई, उसी पर व्यय हो। और ये कौन चेक करेगा, ये संसद चेक करेगी, संसद देगी, संसद की तरफ से कौन देखेगा,
कैग देखेगा, जैसे कि हमारे देश में कैग देखेगा। ठीक है, तो इसके अनुसार बजट में मुख्यतः क्या होता है? वेतन, क्या देखा जाएगा? वेतन, मजदूरी, यात्रा, मशीनें, उपकरण आदि के रूप में किए जाने वाले व्यय तथा विभिन्न मदों में होने वाली आय को प्रस्तुत किया जाता है। अब जैसे मैं इसको आपको यहां समझाऊं, जैसे मान के चलो मैं चर्चा करने जा रहा हूं अब, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, किसकी? शिक्षा मंत्रालय की हमने बात की। हम बजट की बात कर रहे हैं, ठीक है, बजट में हम किसको पकड़ रहे हैं अभी लेकर के? बजट में हम चर्चा करने जा रहे हैं लेकर के परंपरागत बजट। तो शिक्षा मंत्रालय में जैसे शिक्षा तो कई सारी चीजें देखता है, हायर एजुकेशन भी देखता है, मिडिल भी देखता है, प्राइमरी भी देखता है। अब माने चलो हमने प्राइमरी एजुकेशन का एग्जांपल ले लिया। किसका ले लिया? प्राइमरी एजुकेशन का एग्जांपल। प्राथमिक शिक्षा में आपने देखा, प्राथमिक शिक्षा के भी कई प्रकार के हेड होते हैं। जैसे कि मान चलो बजट प्रस्तुत किया गया, तो बजट में, ठीक है, वित्त मंत्री के द्वारा एक अनुदान की मांग बनाएगी, एक अनुदान की। ये मान के चलो अनुदान की मांग है, और अनुदान की मांग क्या है? प्राथमिक शिक्षा है। अब प्राथमिक शिक्षा में कौन क्या आता है लेकर के? प्राथमिक शिक्षा में, जिसमें देखो प्राथमिक शिक्षा में क्या क्या व्यय आएगा, जैसे मोटा मोटा हम समझ लेते हैं। जैसे कि माने चलो खर्चा आया स्कूलों का निर्माण, स्कूल भवन का निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण करना है। और क्या करना है? ठीक है, शिक्षकों की ट्रेनिंग करनी है, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है लेकर के। और क्या करना है लेकर के? ठीक है, और पुस्तकों का वितरण करना है, पुस्तक विक्रय करना है बच्चों को लेकर के। ठीक है, ये वाला हो गया। इसी प्रकार से और क्या है? ठीक है, कि बाथरूम यानी टॉयलेट्स का निर्माण करना है लेकर के, टॉयलेट निर्माण हो गया। यानी इस प्रकार से खर्च लिखे जाते हैं। ये क्या हो गई? ये एक हेड हो गया। क्या हेड है? नाम, इसका नाम है लाइन, लाइन और आइटम, ये आइटम हो गया। कौन सा आइटम है? प्राथमिक शिक्षा। अब इसमें क्या है? प्राथमिक शिक्षा में किस किस चीज पे कितना खर्च किया जाएगा, यहाँ पे उसकी राशि लिखी जाती है। जैसे माने चलो यहाँ पे 1,000 करोड़ रुपए लिख लिया, यहाँ पे 500 करोड़ रुपए लिख दिया, ठीक है, यहाँ पुस्तक विक्रय पे माने चलो 10,000 करोड़ रुपए लिख दिया, ठीक है, टॉयलेट निर्माण में माने चलो 2,000 करोड़ रुपए लिख दिया। ये क्या है? ये राशि लिखी जा रही, जो कि मैं नीचे चर्चा कर रहा हूं कि इसमें व्यय की प्रत्येक मद को पंक्तिवार लिखा जाता है, और यह देखा जाता है कि जिस मद पर खर्च की अनुमति कौन देगा? संसद देती है। आप जानते हैं बजट प्रस्तुत क्या करती है? कौन? कार्यपालिका, वित्त मंत्री करता है, और उस बजट को पारित कौन करती है? संसद करती है, और उसके अनुसार उसमें खर्च होना भी आवश्यक है। क्लियर? तो इसके अनुसार बजट में मुख्यतः वेतन, मजदूरी, यात्रा, मशीनें, उपकरण आदि के रूप में किए जाने वाले व्यय और विभिन्न मदों की आय को प्रस्तुत किया जाता है। यानी व्यय भी दिखाया जाएगा और साथ में इसके आय भी दिखाई जाएगी। ठीक है, इस बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि विधायिका का कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना। क्या करना? वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल। यानी विधायिका किसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करेगी? कार्यपालिका के ऊपर। कौन सा करेगी? वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? बजट। ठीक है, कि इस पर क्या करना? नियंत्रण स्थापित करना, कि जो बजट जिस हेड में, जिस आइटम में दिया गया है और जिसके लिए अप्रूवल किया गया है, उसी में खर्च हो, और उसी में खर्च का जिस प्राधिकृत किया गया, जिस अधिकारी को, उसी के द्वारा खर्च किया जाए, यह चेक करना। और क्या करना? अपव्यय, यानी कि अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर होते हैं, अपव्यय, अपव्यय और बर्बादी को क्या करना? रोकना। इसका उद्देश्य है कि अपव्यय यानी जो वेस्टेजेस हैं, जबरदस्ती खर्च किए जा रहे हैं, जो अनावश्यक रूप से पैसा खर्च किया जाता है, उसको रोकना, यानी बर्बादी को रोकना। अब प्रश्न उठता है कि इसकी सीमाएं क्या हैं, यानी इस बजट की क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं। कि इसमें सबसे बड़ी खामी है, इसीलिए इसकी आलोचना हुई, और ध्यान रखो इसीलिए नए बजट का उद्भव भी हुआ, नए प्रकार के बजट आएंगे। इसमें किस क्षेत्र में कितना धन व्यय करना है, उसी का उल्लेख होता है। यानी किस में कितना धन व्यय करना है, इसका तो उल्लेख होता है, किंतु इस व्यय के खर्च से क्या परिणाम प्राप्त होंगे, उनका ब्यौरा नहीं दिया जाता। यानी यह नहीं बताता
कि इसके परिणाम क्या होंगे, इसके उद्देश्य क्या प्राप्त या उद्देश्य, जिस उद्देश्य से बजट में पैसा खर्च किया जा रहा है, किसी हेड पे खर्च किया जा रहा है, इसमें सिर्फ ये देखा जाएगा कि जिसमें स्वीकृत धन किया गया है उसी में खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसी व्यक्ति ने खर्च किया है कि नहीं किया है जिसको अनुमति थी, प्राधिकार था। न कि यह देखा जाएगा कि खर्च के बाद उसके परिणामों की प्राप्ति हुई कि नहीं। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? इस बजट का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों पर नियंत्रण करना था। क्या करना था? कि सरकारी जो खर्च है उन पर नियंत्रण करें, न कि तीव्र गति से विकास तथा विकास कार्यों को अंजाम देना। इसका उद्देश्य ये था कि सरकार को जो खर्च की अनुमति दी गई उतना ही खर्च करे, इससे ज्यादा नहीं करे, यह देखना। और न कि तीव्र गति से विकास तथा विकास कार्यों को अंजाम देना। अर्थात यह बजट पूरी तरह से क्या था? नकारात्मक धारणाओं पे आधारित। कि ये बजट पर नियंत्रण तो कर रहा है, लेकिन बजट जिसमें पैसा खर्च हो रहा है भैया, उसका परिणाम आया कि नहीं आया, क्या आउटकम आया, इसको ये चेक नहीं करता है। इसलिए इसकी आलोचना की गई और इसे अस्वीकार किया। दूसरा है आपका निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट क्या होता है इसको हम देखेंगे और चर्चा करेंगे। ठीक है। परफॉर्मेंस बजट यानी कि देखो नाम से क्लियर है ये क्या है, कि जो परंपरागत बजट था उससे जस्ट क्या है, उलट है। और उसकी सीमा थी, उसकी सीमा को ये क्या करता है, अपना आधार बनाकर के बजट का प्रारूप विकसित कर लेता है। यानी निष्पादन क्या है, यानी कि निष्पादन यानी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना। यानी कि क्या परफॉर्मेंस, परिणामों पे ध्यान देना। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, परिणाम। अरे भैया बजट पर व्यय पर नियंत्रण तो होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन नियंत्रण भी आप इतना करो, नियंत्रण पे ही केवल फोकस करो और परिणामों को आप नकार दो और उनको आप अवॉइड कर दो, ये तो कहीं की बात नहीं हुई। तो पैसा खर्च हो रहा है, उस पैसे को उन्होंने हिसाब दे दिया, इसका मतलब ठीक है, लेकिन उसका कोई लाभ हुआ कि नहीं हुआ ये आप चेक नहीं कर रहे हैं, तो आप एक प्रकार से सार्वजनिक धन की बर्बादी। ठीक है। आगे, इसका विकास यूएसए में प्रथम हूवर आयोग, जिसकी रिपोर्ट 1949 में, प्रथम हूवर आयोग, द्वितीय हूवर आयोग भी है वहां पे, तो फर्स्ट हूवर कमीशन ने दिया था, उसकी सिफारिश पर 1950 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के द्वारा अपनाया गया। यानी इसको कौन लेकर आए? ठीक है, फर्स्ट हूवर कमीशन में आएगा ये, और उसकी सिफारिश पे आएगा, 1950 में लागू होगा। और किसकी, और उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया परीक्षाओं में लेकर के, याद रखना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है। प्रश्न उठता है कि ये क्या है, कैसे परिभाषित करेंगे? कि इसमें अतः कार्यों के परिणामों और निष्पादन के आधार को आधार बनाकर, कार्यों के परिणामों और निष्पादन को आधार बनाकर निर्मित होने वाला बजट, निर्मित होने वाला बजट, निर्मित होने वाला बजट निष्पादन बजट कहलाता है, परफॉर्मेंस बजट कहलाता है। क्लियर? तो ये क्या है, कि कार्यों के परिणामों या निष्पादन को आधार बनाकर निर्मित होता है, और ये बजट क्या कहलाता है? निष्पादन। अर्थात जो बजट अप्रूव किया गया संसद के द्वारा, वह सही प्रकार से उन्हीं चीजों के ऊपर खर्च किया गया, नहीं किया गया, उससे ज्यादा किस पे ध्यान देता है, कि जिस चीज के लिए बजट अनुमोदित किया गया, उस बजट के बाद उससे कोई लाभ हुआ है कि नहीं, और उसके क्या परिणाम हुए, उसका क्या परफॉर्मेंस। तो निष्पादन बजट को एक व्यापक कार्यवाही का दस्तावेज कहा जाता है। व्यापक कार्यवाही क्योंकि परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहा है, जो कार्यक्रमों, परियोजनाओं तथा कार्यकलापों के लिए तथा भौतिक पहलुओं की घनिष्ठता के साथ प्रारंभ होता है। यानी ये किससे जुड़ा होता है? प्लानिंग प्रोग्राम से, प्रोजेक्ट से, और ठीक है, और इसके अलावा एक्टिविटीज से, कार्यकलापों से जुड़ा होता है। और इसमें भौतिक वस्तुओं की घनिष्ठता, यानी कि जो आप जिस चीज की खर्च करने के लिए दिया गया है उससे परिणाम की प्राप्ति हुई कि नहीं, ये देखना है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य केंद्र बिंदु वे उद्देश्य हैं जिनको सरकार पूरा करना चाहती है। जैसे मान के चलो, आपकी मैंने योजना बताई सर्व शिक्षा अभियान, तो इसमें पैसा सर्व शिक्षा अभियान पे मान के चलो 10,000 करोड़ पे खर्च किया जा रहा है लेकर के, तो उसमें खर्च के बाद देखा जाएगा कि भैया सर्व शिक्षा अभियान में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष में खर्च किया गए पैसे से कितनी स्कूल में नामांकन दर बढ़ी। ठीक है, जो उद्देश्य है उसको प्राप्त किया कि नहीं किया। इसमें उपलब्धि के साधनों से बल हटाकर स्वयं उपलब्धियों पर बल दिया जाए, साधनों पे नहीं, उपलब्धियों पर बल दिया जाएगा।
निष्पादन बजट मूलतः लक्ष्योन्मुखी है और उद्देश्य परक प्रणाली पर क्या है, आधारित है, जिसमें केवल संगठनात्मक आय व्यय का हिसाब ही नहीं बल्कि प्राप्त हुए निष्कर्षों या कार्य निष्पादन का मूल्यांकन को आधार बनाया जाता है। क्लियर? कि संगठन के आय व्यय का केवल हिसाब नहीं बल्कि प्राप्त हुए जो परिणाम हैं उनको मूल्यांकन का आधार बनाया जाएगा, उसके आधार पर चेक किया जाएगा। जैसे देखो मैंने इसमें बताया आपको, परफॉर्मेंस बजट यानी कि निष्पादन बजट किस पे फोकस करता है, परिणामों पर। मैंने बताया था आपको, रिजल्ट पे फोकस करेगा। और क्या पूछता है, द क्वेश्चन डेट व्हाई द मनी इज बीइंग स्पेंड, कि क्यों पैसा खर्च किया गया। क्लियर? क्यों खर्च किया जा रहा है, तो खर्च किया जा रहा है तो भैया उससे क्या परिणामों की प्राप्ति होगी यह देखना। अरे समझ नहीं आ रहा है, तो पहला ये। दूसरा, इसके लाभ क्या है, कि सेट अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जवाबदेहता तय कर रहा है। क्या तय कर रहा है, कि ये जवाबदेहता तय कर रहा है। और क्या जवाबदेहता कैसे करेगा, अरे भैया जो खर्च कर रहा है उसको हिसाब देना पड़ेगा, उससे बताना पड़ेगा इससे परिणामों की प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई है। नेक्स्ट क्या है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, क्लियर पर्पज है, यानी स्पष्ट उद्देश्य होते हैं इसमें लेकर, स्पष्ट उद्देश्य होंगे इसके। नेक्स्ट क्या है, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, यानी कि निष्पादन में क्या होगा, सुधार होगा, निष्पादन में सुधार करेगा। ये किसके निष्पादन में, शासकीय विभागों और कार्यालयों के निष्पादन में सुधार करेगा। और इससे क्या आएगी, पारदर्शिता आएगी, पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। क्लियर? तो ये इसके उन्होंने बताया। लेकिन इसके हानियां क्या है, नुकसान क्या है, सब्जेक्टिव इन नेचर, यानी क्या है ये, विषयगत है लेकर, अपनी प्रगति में विषयगत है लेकर के, पहला। दूसरा, स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ एवेल्युएशन, ये क्या है, यह मूल्यांकन की यानी क्या है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, मूल्यांकन का एक कठोर व्यवस्था है ये लेकर के, मूल्यांकन की क्या है लेकर के, ये कठोर व्यवस्था है लेकर के, कठोर व्यवस्था। मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, यानी कि इसमें ठीक है तथ्यों की हेर फेर हो सकता है, तथ्यों का हेर फेर हो सकता है इससे लेकर के, इसलिए इसका नुकसान है। डिफिकल्ट फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, और ये क्या है, लंबे यानी दीर्घकालीन, दीर्घकालीन परियोजनाओं के लिए क्या होता है, ये जटिल होता है लेकर के, ये उनमें नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसमें हमने अपने उद्देश्य बताए। परफॉर्मेंस बजट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आ रहे हैं हम जीरो बेस्ड बजटिंग पर। जीरो बेस्ड बजट किसे कहते हैं, इसको हम देखेंगे। शून्य आधारित बजट कहते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, जीरो बेस्ड बजट मतलब शून्य आधारित बजट। इसका उद्भव कब हुआ, लेट्स सी दैट। इसका उद्भव अमेरिका के टेक्सास इंस्टीट्यूट के बजट निर्देशक पीटर ए पायर के द्वारा 1970 में जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम का विकास हुआ। और पीटर ए पायर को इसका जनक कहा जाता है। ये अनेक बार प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछा गया कि जीरो बेस शून्य आधारित बजट का जनक कौन था, किसने दिया था, पीटर ए पायर के द्वारा दिया गया। और भारत में इसे सर्वप्रथम 1883 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपनाया था। ये भी प्रश्न पूछा गया प्रीलिम्स में लेकर। और जबकि वित्तीय वर्ष 86-87 से सभी मंत्रालयों में इसे अपनाया जाता है। क्लियर? 87, 86, 87 से इसे सभी मंत्रालयों में, सभी विभागों में अपनाया गया। और उसके बाद आपको बता दूं 1988 से लगभग सभी राज्यों में, यानी सभी राज्यों में इसे अपनाया गया। सभी राज्यों में इसे अपनाया जा रहा है, अपनाया गया है। इस आधार पे मैंने चर्चा की और आपको बताया। ठीक है, तो ये क्या है, कि पीटर ए पायर के अनुसार शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या है, मीनिंग किसे कहते हैं, क्या है ये, कि सभी कार्यक्रमों का क्या करना, मूल्यांकन करना। ने कैसे परिभाषित किया है, कि शून्य आधारित बजट वह बजट है जो सभी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है, अर्थात जो पुराने कार्य या कार्यक्रम चले आ रहे हैं उनका मूल्यांकन करके देखना कि वे अब भी औचित्यपूर्ण हैं या नहीं।
आ रहा है समझ में? मतलब क्या हुआ इसका? क्या कहना चाह रहा है ये? इसका मतलब क्या हुआ? ये कहना चाह रहा है जैसे माने चलो अभी जो बजट बनाया जाता है, अब जो बजट बनता है तो आप देखते होंगे लेकर के, ठीक है, इस बजट में तीन प्रकार के आंकड़े लिए जाते हैं। एक तो लिया जाता है एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले वित्तीय वर्ष के क्या वास्तविक आंकड़े। दूसरा एस्टिमेटेड, एस्टिमेट्स ऑफ, या रिवाइज्ड बोलते हैं इसको लेकर के, रिवाइज्ड भी लिए जाते हैं, रिवाइज्ड डेटा ऑफ करेंट ईयर, करेंट ईयर यानी वर्तमान, ठीक है, जो चल रही है उसके लेकर के, ठीक है, यानी कि एक तो एक्चुअल डेटा लिया जाएगा प्रीवियस ईयर का, एक रिवाइज लिए जाएंगे, और एक एस्टिमेटेड, ठीक है, और एक क्या होगा, एस्टिमेटेड डेटा, डेटा, एस्टिमेटेड डेटा ऑफ करेंट ईयर। इस प्रकार से क्या होता है, बजट में तैयारी होती है। तो जीरो बेस बजट क्या कहता है कि जो बेस लेके चल रहे हैं, जो बजट बनाया जा रहा है उसमें क्या कर रहे हैं, पिछले वर्ष को हम आधार मान के बजट में क्या कर रहे हैं, आंकड़ों को शामिल कर रहे हैं, उस हिसाब से बदलाव कर रहे हैं। तो ये क्या कहता है कि पिछले जो कार्यक्रम जितने भी चले आ रहे हैं, जितने भी खर्च किए गए हैं, उनको इस बार बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तभी स्वीकार किया जाएगा जब वो क्या बताएंगे कि वो अपना औचित्य सिद्ध करेंगे कि भैया इस पैसे को आपको नहीं दिया जाए। जैसे माने चलो किसान सम्मान निधि है या मनरेगा है, तो मनरेगा में इस स्कीम में क्या है, मान के चलो इसमें क्या कह दिया इसने कि ये बताओ महात्मा गांधी, ठीक है, ये कहेगा कि महात्मा गांधी, ठीक है, नरेगा के औचित्य को सिद्ध करिए, क्या इससे औचित्य फायदा हो रहा है। तो जो मनरेगा मनरेगा के लिए फंड मांगेगा वो बताएगा कि यस देखिए इससे देश में इतनी बड़ी ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी कम हो रही है, इतने मानव दिवसों का आयोजन किया गया, इतना फायदा हुआ, इतनी इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट हुआ, तो इस स्कीम को मंजूर किया जाएगा। केवल इस आधार पे नहीं किया जाएगा कि ये पहले से चली आ रही योजना है, इसलिए इसको अपने आप स्वीकार कर लो, और नई योजना जो शायद शुरू की जाएगी उसके बारे में केवल डिस्कस करो। इसमें क्या होता है कि पहले से या पुराने चले आ रहे कार्यक्रमों का मूल्यांकन करके देखा जाता है कि वे औचित्यपूर्ण है कि नहीं है, और उनको औचित्यता अपनी सिद्ध करनी। इस प्रणाली को सूर्यास्त सूर्यास्त बजट प्रणाली यानी सनसेट बजट सिस्टम भी कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है। सूर्यास्त का मतलब होता है कि जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, वित्तीय वर्ष खत्म होगा, और आप जानते हैं आपका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है, तो जैसे ही वो खत्म होगा, खत्म होने के तुरंत उपरांत ही क्या होगा, जितना पैसा जिस भी विभाग में था या जिस भी हेड में था, वो अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसे अब नया पैसा मंजूर करवाना पड़ेगा, किसके, संसद के माध्यम से। क्लियर? इसको मैं देखो यहाँ भी समझाया है। जीरो बजट यू नीड टू नो, द जीरो बजट रिक्वायर्ड मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट टू जस्टिफाई, मैंने कहा ना कि जितनी भी सरकार के मंत्रालय, विभाग या एजेंसीज हैं, उनको क्या करना, जस्टिफाई करना पड़ेगा ऑल प्रोजेक्ट एंड शो हाउ दे आर कनेक्टेड टू गवर्नमेंट पॉलिसी, और बताना पड़ेगा कि जो सभी प्रोजेक्ट हैं किस तरह से सरकारी नीतियों से जुड़े हुए हैं। एंड इफ जस्टिफिकेशन इज नॉट सच सेटिस्फैक्टरी, द प्रोजेक्ट इज कैंसल, गेट जीरो एलोकेशन। यदि वो जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, उनका प्रोजेक्ट समाप्त कर दिया जाएगा, उन्हें जीरो पैसा दिया जाएगा। तो ये क्या करता है कि प्रायोरिटाइज गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, सरकार के जो उद्देश्य हैं, ठीक है, जो उसके गोल हैं, उनको प्राथमिकता देता है। जो महत्वपूर्ण चीजें, सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, उनके ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करने की अनुमति देता है। स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड अप एंड इफ रीच आइटम वन न्यू, ये क्या करता है कि स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, ये नीचे से बिल्कुल क्या करता है, जीरो कर देता है सभी चीजों को लेकर के। एंड इफ ईच आइटम वर्स न्यू, ठीक है, एज, और नेक्स्ट इज एलिमिनेट इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी मतलब जो दक्ष नहीं है, अदक्ष है, उनको अदक्षता को समाप्त करना। और क्या करना, कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम इन प्लानिंग, लेकिन इसमें क्या लगता है, बहुत सारा समय लगता है तैयारी।
ठीक है, आगे आउटकम बजट। नेक्स्ट हमारा क्या है, आउटकम बजट किसे कहते हैं? संघ सरकार द्वारा बजट की इस पद्धति की शुरुआत 2005 और 6 के बजट में शुरू की गई। और आपको बता दूं, आउटकम बजट जो है लेकर के सबसे पहले, ठीक है, फ्रांस में आया था लेके। तो आपको बता दूं, 2005-6 में बजट में भारत में शुरुआत की गई और देश के संसदीय इतिहास में पहली बार 25 अगस्त 2005 को आउटकम बजट को वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन आ चुका। प्रश्न उठता है, ये क्या है, किसे कहते हैं आउटकम बजट? तो आउटकम बजट का मतलब होता है कि सरकार द्वारा व्यय करने या धन को आवंटित करने के स्थान पर व्यय किए गए धन से प्राप्त परिणामों के प्रभावों का आकलन करना। ये इंपॉर्टेंट है, आउटकम। अरे भैया, आप क्या कर रहे हो, इनपुट डाल रहे हो, इनपुट का मतलब पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन इनपुट के बाद आपको आउटपुट कितना आया ये तो ध्यान देने की जरूरत है ना। कि हमने इनपुट तो दे दिया लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है कि उसमें कोई परिणामों की प्राप्ति नहीं हो रही है। ठीक है, तो आउटकम के प्रभावों का क्या करना, आकलन करना, यानी कि सरकार द्वारा व्यय करने या धन को आवंटित करने को इंग्लिश में कहते हैं आउटलेस, के स्थान पर व्यय किए गए धन से प्राप्त परिणामों के प्रभाव, ये प्रभावों की बात कर रहा है, ध्यान रखना। लेकिन का आकलन करना अर्थात व्यय के प्रभाव का आकलन करने वाले बजट को क्या बोलते हैं, आउटकम बजट को। ये ध्यान रखना, यहां से इसको याद कर लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि व्यय के प्रभाव का, व्यय का प्रभाव क्या होता है, कैसे इसको परिभाषित करेंगे। लेकिन व्यय का प्रभाव क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मान के चलो अभी तक बजट में क्या हो रहा था, कोई तो किस पे, परफॉर्म रिजल्ट पे ध्यान दे रहा था। ठीक है, कौन दे रहा था, परफॉर्मेंस बजट। उससे पहले बजट किस पे दे रहा था, ठीक है, वित्तीय नियंत्रण पे ध्यान दे रहा था कि उसको केवल यह देखना जो पैसा जिसमें दिया गया है उतना ही खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसी के द्वारा खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है जो संसद के द्वारा प्राधिकृत है। तो ये परिणामों पर कोई इस पर दे रहा है, लेकिन इनका प्रभाव क्या पड़ा, पैसा खर्च किया गया, धन खर्च किया गया, तो धन का क्या प्रभाव हुआ यह देखना। प्रभाव जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे राइट टू एजुकेशन बिल लाया गया, इसके ऊपर मान के चलो सरकार खर्च कर रही है 30,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 30,000 करोड़ सरकार ने खर्च किया। 30,000 करोड़ जिसका फंड है, मान के चलो 2019-20 का। अब 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, तो 30,000 किसके लिए खर्च किए गए, शिक्षा के अधिकार के ऊपर। शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है, कि उद्देश्य इसका यह है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, और उससे संबंधित दशाओं का निर्माण करना। तो इसमें देखा जाएगा कि भैया जब राइट टू एजुकेशन बिल लाया गया था तो देश में क्या, यानी कि उस स्तर पर, किस में, प्राइमरी लेवल पर, प्राइमरी लेवल पे उस समय जो साक्षरता दर थी वो 80% थी। ठीक है, जब ये एक साल बाद इसमें हमने देखा, तो हम क्या देखेंगे कि लिटरेसी रेट अब कितनी बढ़ी, 80 से 85 हुई कि नहीं हुई, या 80 से 84 हुई कि नहीं हुई, यह देखा जाएगा। न कि ये देखा जाएगा कि 30,000 करोड़ रुपए किस पे खर्च किया गया, यह नहीं, बल्कि उसके प्रभाव का आकलन करना। प्रभाव मतलब कि जो उसका प्रमुख उद्देश्य है, उससे स्कूलों में कितने बच्चे बढ़ने लगे, कितने बच्चों की नाम, यानी क्या नामांकन दर बढ़ी। ठीक है, कौन सी स्कूल में अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी ताकि बच्चे सरकारी स्कूलों में छोड़ करके जा रहे थे प्राइवेट में, और दोबारा से प्राइवेट से लौट के सरकारी में आने लगे। क्या कौन कौन सी ऐसी स्थितियां बनी जिससे कितने टॉयलेट्स का निर्माण हुआ और उनकी वजह से लड़कियों की स्कूल में संख्या बढ़ गई, ये सब देखना। क्लियर? तो ये सब क्या होगा, प्रभाव का मूल्यांकन होगा, इसी को कहा जाएगा आउटकम बजट। ठीक है, देखो यहां मैं बता रहा हूं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, देखेंगे कि फ्रॉम द फिक्सल ईयर 2006-7, 6-7 से शुरू किया गया, एवरी मिनिस्ट्री प्रेजेंट अ प्रिलिमिनरी आउटकम बजट टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कि प्रत्येक मंत्रालय क्या करता है, एक प्रारंभिक आउटकम बजट को वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग देम, जो कि क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जितने भी सारे मंत्रालय मिनिस्ट्री देते हैं उसको कंपाइल करता है, एक जगह इकट्ठा करता है। द आउटकम बजट इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया, प्रोसेस कार्ड है, ऑन व्हाट वेरियस मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट हैव डन विद द आउटलेज
इन द प्रीवियस एनुअल बजट। आउटले मतलब जो धन आवंटित किया गया है। तो इसमें क्या किया जाता है, ये प्रोग्रेस कार्ड है, ये प्रगति का कार्ड है विभिन्न मंत्रालय विभागों का, जिन्हें पिछले वित्तीय वर्ष में धन आवंटित किया गया था। ये बताएंगे कि उनके इन चीजों में कितनी प्रगति हुई। इट मेजर्स, ये क्या मेजर करता है कि डेवलपमेंटल आउटकम ऑफ ऑल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, कि जो भी सरकार की विकासात्मक योजनाएं हैं, जो भी योजनाएं कार्यक्रम हैं, उनके विकास परिणामों को क्या करेगा, सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों के विकास परिणामों को दर्शाएगा। एंड वेदर द मनी हैज बीन स्पेंट फॉर द पर्पस इट वाज सैंक्शन इंक्लूडिंग द आउटकम ऑफ द फंड यूजेस। ठीक है, कि क्या इस धन का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों पर किया गया जिसके लिए उन्हें यूज करने के लिए दिया गया था, प्रयोग करने के लिए दिया गया था। इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं आपका आउटकम बजट। ठीक है, और आउटकम बेस्ड बजटिंग स्ट्रेटेजी कैसे होती है, प्लानिंग कैसे बनेगा इसका, कि डेवलपिंग द स्ट्रेटेजी रिजल्ट फ्रेमवर्क फॉर द मिनिस्ट्री, यानी कि क्या देखना, एक ऐसी रणनीतिक रिजल्ट फ्रेमवर्क बनाना, रिजल्ट फ्रेमवर्क की ऐसी रणनीति बनाना ताकि हमें ये पता चल सके हम क्या जाके एवेल्युएट करने जा रहे हैं। सेकंड है यानी योजना बनाना। दूसरा बजटिंग फॉर आउटकम्स, यानी कि आउटकम के लिए बजटिंग करना, यानी प्रिपेयरिंग द रिसोर्स रिक्वायरमेंट ड्राइव द मिनिस्ट्री। ठीक है, रिजल्ट। नेक्स्ट क्या करना, मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन करना। क्या करना, मॉनिटरिंग करेंगे, मॉनिटरिंग मतलब अनुसरण करना और उसका मूल्यांकन करना कि भैया जो प्लानिंग बनाई थी और उसके अनुसार जो हमने, ठीक है, बजट खर्च किया था, तो उसके अनुसार हमारा चीज देखना, मॉनिटरिंग करना, उसकी एवेल्युएट करना। और नेक्स्ट क्या है, रिजल्ट की रिपोर्टिंग बनाना। जैसे मैंने कहा, ये अपना क्या बना, प्रोग्रेस कार्ड बनाएंगे, प्रोग्रेस कार्ड बना के मिनिस्ट्री फाइनेंस को देंगे, फिर वो कंपाइल करके संसद में प्रस्तुत करेगी। क्लियर, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आइडेंटिफाई हाई एंड पुअर परफॉर्मिंग प्रोग्राम्स। इससे ये क्या पहचानेगा कि उच्च और निम्न प्रदर्शन करने वाले कौन कौन से कार्यक्रम हैं, इससे ये पता चलेगा। कंपेयर बजट ऑप्शंस, बजट ऑप्शंस को इससे क्या होगा, कंपेयर कर पाएंगे आप। प्रोवाइड एनहेंस अकाउंटेबिलिटी, यानी कि ये उत्तरदायित्व को बढ़ावा देगा, उत्तरदायित्व बढ़ेगा, क्योंकि जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए उनको जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज हाई डिग्री ऑफ पब्लिक ट्रांसपेरेंसी, इससे उच्च स्तरीय पारदर्शिता आएगी। और क्या करेगा, क्रिएट इकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉर लाइक प्रोग्राम्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉर लाइक प्रोग्राम। इससे क्या करेगा, ऐसे जो जिनका उच्च प्रदर्शन वाले कार्यक्रम हैं उनको अब यहाँ पे ज्यादा प्रमुखता दी जाएगी। तो इस बजट का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है इस बजट का, कि निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केवल खर्च करने से काम नहीं चलेगा, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यपालिका और उसने और उससे अभिकरणों को उत्तरदायित्व बनाना। इसको कार्यपालिका और उसके अभिकरणों को यानी एजेंसीज को उत्तरदायी बनाना तथा खर्चों और व्यय पर जोर देने के स्थान पर परिणामों पर बल देना। ये खर्च और व्यय पर जोर न देके परिणामों पर बल दो। दूसरा, सरकारी मशीनरी में प्रभावी सेवा आपूर्ति, पारदर्शिता, वित्तीय जवाबदेहिता। मैंने कहा था इसके लाभ हैं, इसके इनकी अभी चर्चा की थी मैंने, कि सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही किसी प्रोजेक्ट की प्रगति के आधार पर उसे पर्याप्त धन आवंटित कराया जाए। जैसे मान के चलो जो अच्छा परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट्स हैं और पुअर परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट हैं, तो पुअर वाले में से पैसा लेके किसको दे देना, बेस्ट परफॉर्मिंग वाले को दे देना। ठीक है, तथा समय पर और कम लागत में प्रोजेक्ट को पूरा करने में सहायता मिल सकती। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, जेंडर बजटिंग है। कौन सा है, जेंडर बजटिंग। तो जेंडर बजटिंग को हम देखेंगे, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप जानते हो इसे लैंगिक बजट भी कहते हैं। और ध्यान रखना, विश्व में सर्वप्रथम इसका विकास 1984 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया है प्रीलिम्स में, और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, समय समय पर चर्चा में रहता है। और इसको 2006-7 में संघ स्तर पर लाया गया है भारत में जेंडर बजट को। और दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। ठीक है, न्यू रिसेंट डेवलपमेंट इन द बजटिंग। ये बजट में ही अलग से नहीं लाया जाए, मतलब ये अलग से कोई इसका बजट नहीं बनता है, बल्कि बजट में ही इसको दर्शाया जाता है कि जेंडर के लिए हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है। आगे इसका क्या अर्थ है लेकर के, इसका मीनिंग क्या लेंगे हम, कि सरकारी आय और व्यय की प्राथमिकताओं को, सरकारी आय और व्यय की प्राथमिकताओं को इस तरह पुनर्निर्धारित किया जाए
कि जिससे लैंगिक सरोकार स्पष्ट रूप से परिलक्षित। ठीक है। क्या करना कि इसका अर्थ है सरकारी आय और व्यय की प्राथमिकताओं को इस प्रकार से पुनः निर्धारित करना, जिससे क्या करना कि सरकारी आय व्यय की प्राथमिकताओं को इस प्रकार से निर्धारित करना जिससे लैंगिक सरोकार, जेंडर जो कंसर्न है, सबसे ज्यादा एड्रेस। और जेंडर बजटिंग के माध्यम से सरकार द्वारा महिलाओं के विकास, उनके कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक वर्ष बजट में एक निर्धारित राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रावधान किया जाता है। क्लियर? क्या किया जाता है? प्रावधान किया जाता है इसमें लेकर के। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि देश में महिला अधिकारिता, इसकी महिलाओं की अधिकारिता, एंटाइटलमेंट कहते हैं इंग्लिश में इसको, सशक्तिकरण की दिशा में बजट के योगदान को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जेंडर बजटिंग की शुरुआत की गई है। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। तो ये बजट थे, आप देख रहे हो इस प्रकार से कि जेंडर और बजटिंग, अभी तक जो बजट में प्रावधान होते थे वो जेंडर को एड्रेस नहीं करते थे। ठीक है। आरोप लगाया जाता था महिला अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि यह पुरुषवादी सोच या पुरुषवादी चीजों को ज्यादा हावी रहता है, जबकि महिलाओं की चीज को ध्यान नहीं दिया जाता। पिछले देख रहे होंगे, ये ब्रेड विनर है। ठीक है, ये लेके जा रहा है। और ये क्या है? ठीक है, लो लिटरेसी रेट यहाँ है, लोअर वेजेस मिलती है महिलाओं को, अनपेड केयर वर्क है इनके पास, घर में काम करती है, कोई पैसा थोड़ी ना मिलता है। हाई मोर्टेलिटी रेट है, उच्च मातृत्व मृत्यु दर है, जेंडर बेस्ड वायलेंस होती है, यानी कि लैंगिक लिंग आधारित इनके साथ हिंसा होती है। इस कारण से इसको लेकर के बहुत महत्व दिया गया। प्रश्न उठता है कि जेंडर बजटिंग की आवश्यकता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जो मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। तो पहला क्या है? इन्फॉर्म्ड डिसीजन आएंगे। इन्फॉर्म्ड डिसीजन का मतलब क्या होगा यहाँ पे लेकर के कि डिसीजन मेकिंग इज इन्फॉर्म बाय द एनालिसिस ऑफ जेंडर इम्पैक्ट, कि कोई भी हम बजट खर्च कर रहे हैं उससे लैंगिकता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा यह देखना। दूसरा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, यानी देखते होंगे हर कहीं ना कहीं हर विभाग मंत्रालय में सरकार की में महिला संबंधी प्रावधान जरूर शामिल होते हैं। तो इसके क्या किया जाएगा कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, यानी कि जेंडर बजटिंग में रिजल्ट इन इंप्रूव वर्क प्रोसेस, कि किस प्रकार से लोग सार्वजनिक धन का सही प्रकार से प्रयोग किया जाए, यह सुनिश्चित होगा। और लास्ट है इंप्रूव्ड इकोनॉमिक मैनेजमेंट, यानी कि जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है इससे इंप्रूव होगा। कैसे? कि डिस्क्रिमिनेशन इज कॉस्टली एंड हैज अ नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। अरे जो भेदभाव होता है महिलाओं के साथ वो बड़ा महंगा है, क्योंकि इससे समाज की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पब्लिक डिसीजन इफेक्ट वेयर पीपल लिव, बर्थ रेट, जॉब पार्टिसिपेशन एक्सेट्रा। अब सोचो सरकार जो खर्च करती है उसका सब चीजों पर खर्च प्रभाव पड़ता है। यदि सरकार मान के चलो, ठीक है, लिटरेसी पे ज्यादा यानी कि एजुकेशन पे ज्यादा खर्च करना शुरू कर दे तो महिलाओं को भी फ्री में एजुकेशन मिलेगी तो सशक्त बनेगी। ठीक है। जॉब में महिलाओं को प्राथमिकता दे तो सोचो उनकी स्थिति कितनी सुधरेगी। और लास्ट है प्रोग्रेस टुवर्ड इक्वलिटी, इससे क्या होगी? समानता स्थापित होगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल मैं डिस्कस करूंगा गवर्नमेंट की बजटिंग सिस्टम के ऊपर, जिसमें हम पूरा, आज मैं जानबूझ के शुरू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, इसमें पूरी एक क्लास लगेगी लेकर के, जिसमें सरकार के बजट में मैंने आपको नीचे बताया है। देखो बजट साइकिल को, पहले बजट का निर्माण किया जाता है। ठीक है, बजट का निर्माण विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा दिया जाता है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा उसे फाइनल किया जाता है। पर बजट का, ठीक है, अधिनियमीकरण आता है, एनेक्टमेंट बोलते हैं, जिसमें बजट को प्रपोजल्स को संसद में बजट को प्रस्तुत किया जाता है, फिर उस पर चर्चा होती है, बहस होती है, मतदान होता है, ये सब प्रक्रियाएं। फिर बजट को लागू किया जाता है, और लागू कौन करते हैं? विभिन्न मंत्रालय करते हैं, विभाग करते हैं, जिनके लिए बजट के बारे में प्रोविजन है। और जब बजट लागू हो जाता है, खर्च हो जाता है, तो उसकी ऑडिटिंग की जाती है। और ये कौन करता है? लेकिन कैग और या उसकी संस्था करती है लेकर के इसकी ऑडिटिंग। ठीक है। तो ये बजट साइकिल है, इसकी चर्चा मैं आपसे कल करूंगा। ठीक है, सिस्टमेटिक रूप से। और फिर बजट के पूरे हेड वगैरह ये सारी चीजें हम लोग पूरा पढ़ेंगे लेकर के, तो इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी क्लास ज्वाइन करने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है और चाहते हैं आप मैं कंटिन्यू लूँ, तो आप अन अकेडमी में अपने आप को सब्सक्राइब करके लेकर के, ठीक है,
और मेरे प्रोमो कोड है MANOJ, आपको पता है MANOJ, ठीक है, 01 के नाम से। ठीक है, आप एडमिशन लें और रजिस्ट्रेशन कराएं। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे लेकर कल इसी टाइमिंग पे लेकर के।